नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। कोरोना संकट के बीच 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर संशय लगातार बना हुआ है। परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से 25 मई तक सुझाव मांगे हैं। 1 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक और सीबीएसई के अधिकारियों के बीच बैठक होनी है। बैठक में 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर अंतिम फैसला संभव है। ज्यादातर राज्यों ने केंद्र के साथ बैठक में राज्यों में हालात सुधरने पर परीक्षाएं करवाने की बात कही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से इसी मुद्दे पर बात की है हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने। प्रभाव डाला है, एक वर्ग ऐसा भी है जिस पर इसका प्रभाव भविष्य में नजर भी आएगा। वो है हमारे छात्र जिनकी परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। हाई लेवल मीटिंग चल रही है, केंद्र के साथ राज्यों के साथ चर्चा चल रही है कि आखिर इनकी परीक्षाएं कैसे होंगी। हमारे साथ दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं मनीष जी। मनीष जी, आपका चेहरा तो बहुत ज्यादा माना जाता है कि आप बहुत काम करते हैं एजुकेशन पे। ये जो समस्या पैदा हुई है, इसका समाधान क्या नजर आ रहा है आपको? इसका समाधान अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कानून, परंपराएं इनमें ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बहुत खतरनाक है। वो ये है कि बच्चों की परीक्षाएं कराओ, चाहे जो भी हो जाए। एक पेरेंट के रूप में सोचेंगे, एक देश के रूप में सोचेंगे तो फिर हमारे पास समाधान है। पूरे देश में 1.5 करोड़ बच्चे हैं। इन 1.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगवाना कोई बड़ी चीज नहीं है। आज भारतीय वैक्सीन जो है वो 18 साल तक के युवाओं के लिए वैलिड है, ऐसा डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का कहना है। एक्सपर्ट से बात की जा सकती है, भाई 18 साल वाली वैक्सीन 17.5 साल वाले बच्चे को लग सकती है कि नहीं लग सकती है। अगर 17.5 साल वाले बच्चे को लग सकती है तो 95% बच्चे 17.5 साल की एज में आते हैं। तो आप देश की वैक्सीन भी लगा सकते हो। आप इंटरनेशनल मार्केट से वैक्सीन लेके आ सकते हो। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए दुनिया में बड़ी सक्सेसफुल वैक्सीन बन गई है। अमेरिका ने अपने बच्चों को लगा दी है, आप वो भी लगवा सकते हो। पर आपको तय करना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों की चिंता है। आप बिना बच्चों की चिंता किए आप सोचें कि कानून की किताबें पढ़ के और परंपराएं पढ़ के किताबें इसका समाधान निकालेंगे तो ये कागजी समाधान निकलेगा जिसमें बच्चों की जान जा सकती है। बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तब तक परीक्षा मत करवाइए जब तक वैक्सीन न लगे। लेकिन मनीष जी, अगर आप वैक्सीन लगवा भी लेते हैं तो संक्रमण तो आपके जरिए जब भी फैल सकता है। तो ये तो नहीं होगा कि अगर बच्चों को वैक्सीन लग गई तो उनके परिवार भी सुरक्षित हो जाएंगे और वो एग्जाम देने आएंगे तो संक्रमण नहीं फैलाएंगे? नहीं, संक्रमण में बच्चों के बीच ही बैठेंगे ना। अगर 12वीं क्लास के सारे बच्चों को वैक्सीन लग गई तो उनका एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा। टीचर्स को लग रही है, टीचर्स को लगाई जा सकती है, वो देश की वैक्सीन भी लगाई जा सकती है। बच्चों वाली वैक्सीन लाके 1.5 करोड़ बच्चों को लगा दीजिए तो आप स्कूल को सुरक्षित कर लेंगे। फिर आप जब एग्जाम करते हैं तो वो एक दूसरे से फैला के एक दूसरे को खतरा नहीं पहुंचाएंगे, तो बड़ा सिक्योरिटी हो सकती है। दूसरा ये कि एग्जाम कराने की जिद ठीक नहीं है। एग्जाम करने के बजाय बच्चों को पास करने के और भी तरीके हैं। 3 साल बच्चा तो जो 12वीं क्लास में, वो 12 साल से आपके साथ पढ़ रहा है, तो पूरी हिस्ट्री आपके पास है। वो किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा है, कितना खराब है, आप उसके टीचर से पूछ लो, आप उसके पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लो। तो बहुत सारी चीजों के बेस पे आप उसके बारे में 12वीं क्लास का जजमेंट ले सकते हैं। जैसे आपने 10वीं क्लास में भी किया है तो आप 12वीं में वो कर सकते हैं। लेकिन पहली बात यह है कि आपको ऑब्सेशन ऑफ एग्जाम से बाहर आना पड़ेगा कि एग्जाम ही दुनिया का एकमात्र रास्ता है किसी के एजुकेशन को जज करने का, उससे बाहर आना पड़ेगा। मनीष जी, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल की मीटिंग हुई तो उसमें बहुत सारे राज्य थे जो केंद्र के साथ इस बात के लिए सहमत थे कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल रख सकते हैं, कुछ पेपर के एग्जाम कराए जा सकते हैं। जैसे कि आप खुद मानते हैं कि 200 में से 20 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिन पे एग्जाम कराए जा सकते हैं। तो कोई और रास्ता भी था क्या इसके साथ? नहीं, केंद्र सरकार ने 2 मॉडल रखे थे कि एक तो पुराने तरीके से एग्जाम किया जाए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके। एक ये रखा कि भाई 20 सब्जेक्ट का एग्जाम करा लिया जाए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो क्वेश्चंस दे दिए जाएं ऑब्जेक्टिव आंसर वाले, और 3 घंटे की जगह 90 मिनट्स का एग्जाम करा लिया जाए। अब मुझे ये बताइए कि 30 घंटे बच्चा 3 घंटे के लिए आए स्कूल में या 90 मिनट के लिए आए, खतरा तो उतना ही है। आप उसको घर से निकाल के स्कूल में 5 दिन के 5 पेपर देने बुलाइए या 4 पेपर देने बुलाइए, उससे उसको क्या फर्क पड़ता है? आप कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही खतरा है। तो ये ऑप्शन जो है वो तब है जब आपका कोरोना बहुत नीचे चला गया हो, बहुत नीचे मतलब नेग्लिजिबल उस पर चला गया हो और आपने एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगा दी हो। आप वैक्सीन पे नहीं सोच रहे हैं, आप एग्जाम पे सोच रहे हैं, यही आपकी गलती है।
बाकी राज्य क्यों तैयार हो रहे हैं इसके लिए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, कुछ राज्यों को छोड़ के बाकी तमाम राज्य तैयार हैं। नहीं, देखिए, काफी राज्यों ने इस बात को रखा कि बच्चों की सुरक्षा सबका कंसर्न है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो बच्चों की सुरक्षा नहीं चाहता है। बाकी राज्यों के अपने बोर्ड्स हैं, वो अपने बोर्ड में अपने हिसाब से फैसला ले रहे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से समय चुनेंगे, अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। दिल्ली सरकार का अपना बोर्ड नहीं है। दिल्ली सरकार के सरकारी और प्राइवेट स्कूल सबके सब सीबीएसई पे निर्भर हैं। लेकिन खतरा सब बच्चों को है। अगर हम एग्जाम कराने की बात करेंगे तो खतरा सब बच्चों को है। जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा ही समाधान लेके आया है। हालांकि आपकी बात भी सही है कि उसका अपना बोर्ड है, तो ऐसा भी कुछ इंतजाम हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ से सीख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का अपना बोर्ड है। उन्होंने 5 दिन का समय दिया है बच्चों को कि भाई आप हमारे यहाँ से क्वेश्चन पेपर ले जाओ, आंसर शीट ले जाओ, आप 5 दिन में रख के ले आओ। ये एक आउट ऑफ द वे सॉल्यूशन है। अब इसमें जो इंस्टीट्यूशन से, रूल से, रेगुलेशन से बंधे हुए लोग हैं, वो कहेंगे साहब बच्चों को कॉपी दे दी तो नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे सर, बच्चों की जान बचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आपके लिए अभी क्या है? मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का भी मॉडल है, वो भी अपनाया जा सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मनीष जी, अभी तक जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है वो ये दिख रहा है कि केंद्र सरकार आने वाले कुछ दिनों में सीबीएसई के साथ जो बैठक करने वाली है उसके बाद में अनाउंस कर देगी कि 12वीं की परीक्षाएं तब होंगी। दिल्ली सरकार ऐसे में क्या करेंगी? क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि ये गलत है, बच्चों की सुरक्षा जरूरी है, वैक्सीन तब जब मिल जाए तब हो, तो आप फिर क्या करेंगे? नहीं, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम सीबीएसई पे निर्भर हैं, हम केंद्र सरकार पे निर्भर हैं। केंद्र सरकार का ही बोर्ड है। छत्तीसगढ़ का अपना बोर्ड है, उन्होंने अपने लिए बना लिया। उत्तर प्रदेश का बोर्ड है, अपने हिसाब से तारीख तय करेंगे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिए करेंगे। जब सीबीएसई के स्कूल आएंगे तो उनको भी यही फॉलो करना पड़ेगा, पूरे देश को फॉलो करना पड़ेगा। पर कल क्योंकि हमसे पूछा, हमने टीचर्स से पूछा, अपने प्रिंसिपल से पूछा, बच्चों से पूछा, सब एक मत से कह रहे हैं कि साहब इफ एट ऑल एग्जाम कराना पड़े तो जो केंद्र सरकार का ऑप्शन बी है वो ठीक है, विद सम मॉडिफिकेशंस। लेकिन आइडियल सिचुएशन ये है कि बिना एग्जाम कराए, बिना बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम में बुलाए, आप ऑनलाइन उसके जितने चाहे टेस्ट ले लीजिए, आप फोन पे बात कर लीजिए उससे, आप उसके पुरानी हिस्ट्री के रेफरेंस को देख लीजिए, ये सब कर लीजिए। आप कोर्ट में जाएंगे क्या अगर केंद्र सरकार नहीं माने? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोर्ट की ऑरेंज, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव इश्यूज हैं बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए एक एक दिन बहुत कीमती होता है। तो हम बच्चों के मन में कोई उलझन नहीं रखना चाहते हैं। जैसे भी सीबीएसई या केंद्र सरकार तय करेगी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड है, तो उसके हिसाब से चलेंगे। सर, अभी जो आप ये बात कह रहे थे कि करीब 95% बच्चे ऐसे हैं जो 17 से ज्यादा उम्र के, 17 और 18 के बीच में, तो कोई ऐसी भी योजना आ सकती है कि उन्हें वैक्सीनेट पहले कर दिया जाए? क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार ने जो छूट दी है वो 18+ वालों को दी है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा। मैंने कहा है कि मेडिकल एक्सपर्ट से बात करें, वैक्सीन कंपनियों से बात करें, क्योंकि वैक्सीन जब बनाई जाती है या कोई भी दवाई, तो वो रेंज की बात करती है। वो इतनी एकदम हार्ड कट ऑफ की बात नहीं करती है कि नहीं जी इतनी तारीख से पहले हुए बच्चे, पहले पैदा पे हुए बच्चे को कारगर नहीं होगी। लगभग 18 साल तक की बात करती है। तो मैंने कैलकुलेट किया, दिल्ली में 17.5 से 18 साल के बच्चे, करीब 95% बच्चे उसमें कवर हो जाएंगे। वैसे तो कुछ बच्चे 18 साल से ऊपर के भी हैं जिनको मैंने पता किया कि लगने लगी है वैक्सीन, लेकिन वो करीब 20% बच्चे हैं। करीब 70% बच्चे, 75% ऐसे हैं जो 17.5 साल से 18 साल के बीच के 6 महीने की रेंज के हैं। तो अगर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 18 साल की जगह 17.5 साल भी उस रेंज में शामिल है, तब तो मुझे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से तो वैक्सीन नहीं चलती है ना, वैक्सीन रेंज से चलती है कि भाई लगभग इस आयु वर्ग के लोगों के लिए ये मुफीद है। तो अगर वो 17.5 साल के लिए मुफीद है तो मुझे लगता है हम 12वीं क्लास के लिए एक बड़ा समाधान निकाल सकते हैं। अब आप ये भी समझिए कि मामला कितना उलझा हुआ है। मनीष जी कह रहे हैं कि वैक्सीन लगा दी जाए, साथ ही ये लेटर भी मेरे पास है जिसमें ये भी बात सामने आ रही है कि वैक्सीन तो दिल्ली में है नहीं, तो मनीष जी को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है डॉक्टर हर्षवर्धन से कि वो विदेशी कंपनियां जो हैं उनसे बात करें, क्योंकि वो दिल्ली सरकार को वैक्सीन देने के लिए अभी तैयार नहीं है। कह रही है कि केंद्र सरकार इसमें दखल दे। सर, तो मामला तो उलझ गया, वैक्सीन भी नहीं है। नहीं, वैक्सीन नहीं है तभी तो मैंने कहा वैक्सीन लाइए। भारत सरकार दुनिया की एकमात्र सरकार है जो अपने राज्यों को कह रही है कि भाई तुम लेके आओ इंटरनेशनल मार्केट से जाके। अमेरिका ने उस वक्त वैक्सीन की सारी डोज बुक कर दी थी अपनी पूरी आबादी के लिए जिस वक्त वैक्सीन बनना शुरू हुई थी। उस वक्त उन्होंने पेमेंट देके वैक्सीन बुक कर दी थी। यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी 75% आबादी के लिए जनवरी तक, जब वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे थे, तब 75% आबादी की बुकिंग तो उस वक्त तक कर दी थी। हम लोग अभी हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। अचानक अप्रैल में केंद्र सरकार जागती है, अप्रैल इस साल। अमेरिका ने मार्च 2020 में कर दिया था। हमारे पास भी वैक्सीन नवंबर से उपलब्ध है,
नवंबर से सोई रही सरकार आज अप्रैल में जागती है और अप्रैल में आके कहती है भाई ऐसा करो, राज्य सरकारें अपना अपना ग्लोबल टेंडर कर लो। अरे ग्लोबल टेंडर तो तब कर लें जब वैक्सीन के लिए परमिशन दी हो आपने जिन वैक्सीन को परमिशन नहीं दे रखी वो वैक्सीन कोई राज्य कैसे खरीद लेगा। और राज्य सरकारें जब बात कर रही हैं, बात दिल्ली की नहीं है, देश भर की राज्य सरकारें इस बात से उलझ गई हैं कि आज हम मॉडर्ना से बात करते हैं, आज हम फाइजर से बात करते हैं, आज हम जॉनसन से बात करते हैं। सारे कह रहे हैं जी हम तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बात कर रही है तो बताए। तो ये उलझा के क्यों रखा हुआ है मसले को? सीधे सीधे एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह जैसे देश की दुनिया की और राष्ट्रीय सरकारों ने किया है, भारत सरकार देश की सरकार है, देश की सरकार होने की जिम्मेदारी निभाए और देश के सब लोगों के लिए वैक्सीन ले, खरीदे, राज्यों का भी सहयोग ले उसमें अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लेकिन डिसीजन केंद्र सरकार के लेवल पे हो, सारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस। क्योंकि आज मैं नहीं जा सकता ना, मैं मॉडर्ना से बात कर रहा हूँ, मॉडर्ना कह रहा है जी हम तो केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। मैं फाइजर से कह रहा हूँ, वहां अमेरिका की सरकार गई, उसने किसी से नहीं बोला नीचे अपने राज्यों से, देश दुनिया की किसी केंद्र सरकार ने नहीं बोला, हमारी भारत सरकार कह रही है राज्य खरीद ले। ये क्या मजाक है यार। जब आप कंपनियों से बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या सीएम कर रहे हैं, तो कंपनी आपसे क्या बोलती है? नहीं, कंपनियां तो राइटिंग में दे रही है ना, कंपनी राइटिंग में कह रही हैं कि भाई हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, हमने दुनिया में कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट से बात नहीं की है। सर, अभी जो हालात हैं दिल्ली के, पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रहा है, मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। अच्छी खबर है कि 1,500 से नीचे मामले आ गए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगले हफ्ते से शायद अनलॉक की तरफ हम बढ़ने लगे। तो इसके पीछे आप मेन रोल क्या देख रहे हैं? क्या लॉकडाउन ही सबसे बड़ा कारगर हथियार था जो लगाया, उसके बाद में दिल्ली के हालात सुधरे? देखो, वेव अपनी गति से चलती है, उसका अपना एक टाइड होता है। लॉकडाउन का फायदा यह है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 35% की जगह हो सकता है या 50% पहुंच गया होता। लॉकडाउन ने उसको 35% पे रोक लिया। खाली लॉकडाउन की वजह से नीचे नहीं आते हैं, लॉकडाउन की वजह से कंट्रोल होते हैं। लॉकडाउन एक कारण है, वेव की अपनी एक लिमिट होती है। वो कभी जैसे पिछली बार 8,500 केसेस तक गई दिल्ली में, इस बार वो अचानक 29,000 केस तक पहुंच गई। पिछली बार पॉजिटिविटी रेट बहुत नीचे था, इस बार वो 35-36% तक पहुंच गया। तो लॉकडाउन का वहां भूमिका होती है कि वो कंट्रोल करने में कामयाब रखती है। अब आप अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बाद में अगर केस बढ़े, क्योंकि लोग घर से बाहर निकलेंगे, काम के लिए निकलेंगे, तो केस बढ़े तो उसकी क्या तैयारी होगी? उसकी तैयारी ये है कि लोगों को भी सुरक्षित रहना है, अपने अंदर से भी लोगों को सुरक्षित रहना है, डिस्टेंसेस बना के रखनी है। इसीलिए एकदम से सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि अनलॉक हो जाएंगी। धीरे धीरे अनलॉकिंग की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन सबको सावधान रहना है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं कि ईश्वर ना करे अगर तीसरी लहर या जो जिसकी बात हो रही है वो आती है, तो इस बार हम 20-22 हजार बेड्स के साथ तैयार थे। पहली बार 8,000 पेशेंट्स आए थे, पिछली बार वेव जब सबसे पीक पे गया था तो 8,000 8,500 पेशेंट्स थे एक दिन में। इस बार 30,000 पेशेंट्स, 29,000 पेशेंट्स आने लगे। हमारे पास 22,000 बेड्स थे ऑक्सीजन के, तो इस बार हम उसको और बढ़ा के तैयारी करके रखेंगे। सर, एक चीज और आ रही है, आप तमाम लोग कह रहे हैं कि तीसरी वेव जब आएगी तो बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा होगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ और बहुत सारे अस्पताल का ये डाटा भी है कि इस बार भी बच्चे बहुत ज्यादा संक्रमित हुए। इस बार भी बच्चे बहुत संक्रमित हुए हैं, पर अगर जैसी आशंका जताई जा रही है कि बच्चे बड़ी संख्या में संक्रमित होंगे और उसमें छोटे बच्चों की संख्या बहुत बड़ी हो गई, ज्यादा हो गई, तो वो चिंता का विषय है। सर, एक जो सबसे बड़ी दिक्कत इस समय तमाम राज्यों के सामने आ गई है, वो ब्लैक फंगस आ गई है। ब्लैक फंगस को लेकर दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है? क्योंकि अभी तक तो मैं देख रहा था कि बहुत दिन तक तो डाटा को लेकर था कि अब 500 केस आज मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि दिल्ली में। आपकी तैयारी क्या है और इसके इलाज को लेकर क्या? क्योंकि इलाज को लेकर ये बात सामने आ रही है कि बहुत महंगा और बहुत ज्यादा हॉस्पिटल उस पर चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अजीब तरीके की एक समस्या सामने आई है फंगस की। इसमें ब्लैक फंगस भी है, व्हाइट फंगस भी है, आज तो गाजियाबाद में पता चला कोई येलो फंगस भी आ गया है। ये सारे अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट मांगते हैं और इन पे क्योंकि इस तरह के बड़े स्केल पे पहली बार सामने आए हैं, तो जो इंजेक्शन पूरी दिल्ली में हो सकता है 200 खर्च होता था पहले और देश में हो सकता है कुल मिला के 2-2.5 हजार महीने में बनता होगा, वो आज 15-20 हजार 50 हजार की डेली की डिमांड हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि कोई प्रोडक्शन कंपनी इतना एक तेजी से नहीं बना सकती, तो उन्होंने भारत सरकार ने भी इसमें इनिशिएटिव लिया है, कई कंपनियों को कहा है बनाने के लिए, और भारत सरकार ने उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरे देश में रेगुलेट किया है। क्योंकि अचानक सबसे पहले जब महाराष्ट्र में कई हजार केस सामने आए तो पूरे देश भर से वो दवाई इकट्ठे होकर महाराष्ट्र पहुंच गई। आप लीगली बोलिए इलीगली बोलिए, लेकिन जैसे भी हो पहुंच गई वहां पे। इस समय पूरे देश में इस जो एफ्रोटेरिसिन दवाई है उसका अकाल है।
दिल्ली को जितना कोटा भारत सरकार ने दिया था, हम उसको अपने हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 3 हॉस्पिटल्स हमने सरकार के नॉमिनेट कर दिए हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कहा है, क्योंकि इसमें आई स्पेशलिस्ट ENT की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ENT की अच्छी टीम जिन हॉस्पिटल्स में है वो भी अपने यहाँ बेड रिजर्व करें, इसके लिए उनको भी कहा गया है। कालाबाजारी ना हो उसके लिए? नहीं, कालाबाजारी तो इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो हॉस्पिटल है जहाँ पेशेंट भर्ती है वहीं से एक कमेटी है सरकार की, उसके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी और वो वहां से उसको रिलीज कर देगा। तो जितना केंद्र सरकार एलोकेट कर रही है उतनी संख्या में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सर, पोस्ट कोविड के लिए भी कुछ विचार किया जा रहा है क्योंकि इस बार कोविड जब ठीक हो जा रहा है, किसी को हार्ट की दिक्कत हो रही है, हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को कुछ दिक्कतें हो रही है, उसके बाद उनकी डेथ हो रही है, तो पोस्ट कोविड जैसी चीज पे आप लोगों का विचार? नहीं, पोस्ट कोविड जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं उनका ट्रीटमेंट फिर डॉक्टर्स कर रहे हैं और बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें डॉक्टर से पोस्ट मतलब एक तरह से नेगेटिव आने के बाद से कंसल्टेशंस डॉक्टर के साथ चल रही है लोगों की। सर, उम्मीदें क्या हैं? कितने दिन में हालात सामान्य होते हुए दिखेंगे? आप लोगों की जो एक्सपर्ट से बात हो रही है, क्योंकि दिल्ली के जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं वो इस उम्मीद से भी सुन रहे होंगे कि कुछ अच्छी खबर आएगी। अभी के डेटा को देखें तो हालात पिछले 15 दिन के मुकाबले बहुत सुधर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम असावधान हो जाएं। हमें सावधानी रहने की जरूरत पड़ेगी, सरकार को भी, लोगों को भी, सबको। तो अभी कोई ऐसी स्थिति कहना मुश्किल है कि हालात एकदम कब सामान्य हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना के बारे में सब कुछ अनसर्टेन है। चलिए, मनीष जी ने चिट्ठी डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखी है जिसमें ये कहा है कि वो वैक्सीन का इंतजाम कराए, केंद्र सरकार खुद विदेशी कंपनियों से वैक्सीन खरीदे और राज्य सरकारों को दे। साथ ही एक बात बिल्कुल दिल्ली सरकार की तरफ से साफ कर दी गई है कि वो नहीं चाहते कि बच्चों को के एग्जाम अभी हो, पहले उन्हें वैक्सीनेट कर दिया जाए, उसके बाद में एग्जाम की तरफ ले जाया जाए। ऐसा ना हो कि एग्जाम के चक्कर में हम अपने बच्चों को मुसीबत में डाल दें। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। Introducing MediBuddy Gold. MediBuddy, your health buddy. Download the app now.